दोस्तों, अगर मैं गोल्ड की बात करूं कि पिछले एक साल में गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया तो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। गोल्ड ने पिछले एक साल में 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया अगर मैं अगस्त तक की बात करूं। अगर वहीं पे मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में 15% के अराउंड रिटर्न दिया। तो आपको सुन के बहुत लग रहा होगा कि हमें इक्विटी की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और जब हम गोल्ड को इक्विटी के साथ कंपेयर करते हैं तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा लुक्रेटिव होता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में और इसके साथ साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में, और हम कंपेयर करेंगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसे हमें कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करना है तो कितना करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो हम इंडियंस गोल्ड के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। अगर मैं आज से कुछ साल पीछे चला जाऊं तो गोल्ड को एक करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था। जब आदमी को कुछ चीज़ को बाय करना होता था तो वो गोल्ड की कॉइन्स को यूज़ करता था, लेकिन उसके बाद कॉइन्स बदल गए, लेकिन गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फिर से बना रहा हम इंडियंस के लिए। तो हम इंडियंस को हमेशा ऐसे ही लगता था कि जब हमारे पास पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमें वो सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उस गोल्ड को बेच के पैसा लेके आ सकते हो, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मार्केट में और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आने लगे, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि गोल्ड की जगह अगर हम दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें तो हमें ज़्यादा और बहुत अच्छी अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के मेनली दो फायदे होते हैं। सबसे पहला कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपको रिटर्न मिलता है। दूसरा, हम इंडियंस इंडिया में गोल्ड को बहुत ज़्यादा ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एक टाइम पे दो कंडीशंस को फुलफिल करता है, जिसकी वजह से ये हमारा बहुत ही प्रेफर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है, जिसमें हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को प्रेफर करते हैं। अब गोल्ड के बाद मैं बात करता हूँ इक्विटी की। इक्विटी में आता है आपका शेयर मार्केट और इसके अलावा म्यूचुअल फंड, क्योंकि बहुत से म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि जो गोल्ड है वो अपना ट्रेडिशनल एसेट बेस है, जिसमें हम अभी तक इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। अगर मैं इक्विटी और म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो ये आजकल के मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, जहाँ पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट भी कर दिया है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो पिछले एक साल में गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन जब भी हम इक्विटी को एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, जैसे कि मान लो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप कभी भी 5 साल का रिटर्न देखें तो इक्विटी का रिटर्न नॉर्मली गोल्ड से हमेशा ज़्यादा निकल के आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस गोल्ड और इक्विटी की इन्वेस्टमेंट में होता है वो ये होता है कि जो इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो शेयर अपनी वैल्यू डिराइव करता है एक कंपनी से, जो कंपनी ऑपरेशनल होती है, जो कंपनी अपना बिजनेस रन करती है, और वो कंपनी का बिजनेस एक पैसे कमाता है उसके लिए। और जब भी उस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करता है, जब भी उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, जब भी उस कंपनी की सेल्स बढ़ती है, तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है। मतलब कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वैल्यू डिराइव एक बिजनेस से होती है जो एक रनिंग बिजनेस होता है। वहीं पे जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो गोल्ड एक कमोडिटी के रूप में एक्ट करता है और वो अपनी वैल्यू किसी बिजनेस से डिराइव नहीं करता, वो एक कमोडिटी है। और उसका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, तो गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे डिमांड एंड सप्लाई के बेस में होता है। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कमोडिटी है जिसका प्राइस ऊपर नीचे डिमांड और सप्लाई के बेस में होता है। जब इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो इसका प्राइस ऊपर चला जाता है, तो आपको एज ए इन्वेस्टर वहाँ से रिटर्न मिलती है। लेकिन अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी का जो पूरा वैल्यू डिराइव होती है एक कंपनी से डिराइव होती है, और उसका प्राइस तभी ऊपर जाता है जब वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, जब आप किसी बिजनेस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपको लगता है कि बिजनेस आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा और वो बिजनेस एक्चुअल में ऊपर को जाता है, तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है। लेकिन गोल्ड में एज ए रिटेल इन्वेस्टर गैस कर पाना कि डिमांड एंड सप्लाई आने वाले टाइम में कैसा बिहेव करेगी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि गोल्ड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि आपको इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी कभी कभी कर लेना चाहिए। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के एक इक्विटी इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ कि एक इक्विटी इन्वेस्टर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
तो दोस्तों जब भी आप इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या डायरेक्टली जाके आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि किसी टाइम पे मार्केट नीचे को जा सकती है। तो अगर मैं बात करूं इक्विटी और गोल्ड के बारे में, जब भी शेयर मार्केट नीचे को जाती है तो गोल्ड के प्राइसेस नॉर्मली ऊपर को जाते हैं, और जब भी शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाती है तो गोल्ड के प्राइसेस थोड़े नीचे आते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आते। तो यहाँ पे एक टर्म होती है जिसका नाम होता है हेजिंग, जिसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर मैं हेजिंग की बात करूँ तो हेजिंग एक वो टेक्निक होती है जो आपके रिस्क को कम करती है। जैसे कि अगर आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी में रखा और किसी दिन मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई और आपको इमरजेंसी पड़ी कि आपको पैसा चाहिए, उस टाइम पे अगर आप अपनी इक्विटी के इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में बेचने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप हेजिंग की होती, अगर यहाँ पे एक इक्विटी इन्वेस्टर ने अपना 5% पोर्टफोलियो का हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 5% का भी इन्वेस्टमेंट उसमें किया होता, कल को आपको जब भी इमरजेंसी आती है, जब शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, उस केस में गोल्ड के प्राइसेस ऊपर होते हैं, और अगर आपको अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना पड़े तो उस केस में आप अपने गोल्ड की पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका कॉन्टीजेंसी के केस में आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, और वो पैसा भी एक ऐसे एसेट से जो एसेट उस टाइम पे ऊपर को गया होगा, और वहाँ पे दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको कंटीजेंसी के केस में अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में शेयर मार्केट नीचे को होता है, अगर आपको वहाँ पे इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ेगा तो आपको इक्विटी को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गोल्ड एक बहुत अच्छे तरीके से आपके पोर्टफोलियो को हेजिंग में हेल्प कर सकता है, और ये हेज आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको प्लान करना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हो। जैसे कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी में हो सकती है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी डेट में हो सकती है, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल फॉर्म में रखें, लेकिन ETF के फॉर्म में लेके अगर आप गोल्ड को रखते हैं तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को गोल्ड हेज करके रखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपका इक्विटी में कितना होना चाहिए, आपका डेट में कितना होना चाहिए, और आपका गोल्ड में कितना होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं 100% वाले प्रिंसिपल की बात करूँ, और अगर आपकी एज 30 है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 28% आप डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 67% आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बचा हुआ 5% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो गोल्ड में किया हुआ 5% का इन्वेस्टमेंट आपका हेजिंग का हेल्प करेगा, और आने वाले टाइम में कंटीजेंसी के टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 4 तरीके जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहला फिजिकल गोल्ड, आप दुकान में जाके कहीं से भी फिजिकल गोल्ड बाय करके रख सकते हो, और उसके अपने फ़ायदे होते हैं और अपने नुकसान होते हैं। फिजिकल गोल्ड बाय करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में ज्वेलरी बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप वो सेम गोल्ड का यूज़ करके आगे जाके ज्वेलरी बना सकते हैं, उसके ऊपर आपको सिर्फ बनाने का खर्चा पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड बाय करने का नुकसान सिर्फ ये होता है कि आपको उसका सेफ और ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने फिजिकल गोल्ड घर में बाय करके रखा तो उसका थेफ्ट हो सकता है, उसकी चोरी हो सकती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी फिजिकल गोल्ड के केस में। दूसरा तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि कुछ गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो आगे जाके गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर गोल्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, गोल्ड का प्राइस ऊपर को जाता है, तो आपको उतना रिटर्न मिलता रहता है। तीसरा तरीका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का होता है गोल्ड ETF। आप गोल्ड ETF में किसी भी ब्रोकर के थ्रू जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गोल्ड ETF नॉर्मल शेयर की तरह ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट पे, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है, जिसका मतलब आप कभी भी उसको बाय कर सकते हैं और कभी भी आप उसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस गोल्ड ETF के केस में कम होते हैं एज कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। फोर्थ एंड लास्ट वे जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसका नाम होता है गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स नॉर्मली RBI लॉन्च करती है। 2016 में सबसे पहली बार गोल्ड बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया था इंडिया में। आप अपने बैंक और ब्रोकर के थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर कई बार इंटरेस्ट भी मिलता है, और ये इंटरेस्ट अराउंड 2 से 2.5 के आसपास मिलता रहता है। तो दोस्तों मैं वापस आता हूँ अपने पहले क्वेश्चन पे, क्या इक्विटी इन्वेस्टर्स को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो दोस्तों आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट एक बहुत ही छोटे प्रोपोर्शन में
आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से। और सबसे पहले आपको अपने रिस्क को गेज करना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड मेनली उनके लिए होता है जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। बट अगर आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं इक्विटी मार्केट से, तो अच्छा है कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, बट उसके साथ साथ बहुत छोटा सा हिस्सा अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का गोल्ड में भी रखें, क्योंकि जब भी इक्विटी मार्केट्स में कुछ भी गलत होता है तो वो गोल्ड आपके हेज की तरह एक्ट करता है और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नीचे जाने से बचा लेता है। और उस केस में आप गोल्ड को बेच के, जब मान लो पूरी मार्केट नीचे गई, उस केस में आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, और अगर आप तब अपने गोल्ड को बेच के उस पैसे को वापस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लॉन्गर होराइजन में और ज़्यादा रिटर्न बना पाओगे। तो दोस्तों चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ कि क्या आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं, और आपके अकॉर्डिंग हमें अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में से कितने % हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।